सो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन देखते हैं कि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसके बाद आयनन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है, उसके बाद अपन डिटेल से देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि इसको अपन कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शॉर्ट में इसको अपन क्या कह सकते हैं, जेड इफेक्टिव कह सकते हैं। डेफिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो हालांकि आपने परमाणु मॉडल तो पढ़ा होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ नाभिक। क्या बना देता हूँ? नाभिक, है ना। ये नाभिक है। अगर मैं नाभिक की बात करता हूँ तो उसमें दो लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन जो कि आपका मतलब न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बन गया नाभिक। अब नाभिक होता है, उसके अपन बात करते हैं चारों ओर। तो यहाँ पर कक्षा होती है, उन कक्षाओं में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। मैं किसी परमाणु की संरचना नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, मतलब तत्व के लेकर नहीं बना रहा हूँ, सिंपल परमाणु की संरचना बना रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ होता है उसको अपन कहते हैं आंतरिक कोश। क्या कहते हैं? आंतरिक कोश। और बाहर की तरफ जो होता है उसको अपन कहते हैं बाह्यतम कोश। कौन सा कोश कहते हैं? बाह्यतम कोश, है ना। अब बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में अंदर वाले कोश में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर समझना है अपन को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश होता है, मतलब माइनस आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है, यानी कि धनायन होता है। अब आप जानते हैं अगर विपरीत आवेश होंगे तो आपस में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसको नाभिक क्या करता है? खींच के रखता है। क्या करता है? खींच के रखता है। अब यहाँ पर देखिए कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, उसको नाभिक का आकर्षण, वही आपका क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि जेड इफेक्टिव। क्या कहलाता है? जेड इफेक्टिव। समझिए, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नाभिक का आकर्षण, मैं कह सकता हूँ कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, ये क्या कहलाता है? उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। उसकी डेफिनेशन को पढ़िए। देखिए, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करना, यही क्या कहलाता है? आपका जेड इफेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? जेड इफेक्टिव कहलाता है। समझ गए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? अब समझते हैं सेकंड, परिरक्षण प्रभाव। ये आपका हो गया जेड इफेक्टिव, या इसको अपन कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक कॉन्सेप्ट और तुमको मैं प्रभावी नाभिकीय आवेश में बता देता हूँ। देखिए, अब ये आकर्षण ज़्यादा होगा तो परमाणु का जो आकार होता है वो कम होता जाएगा। परमाणु का जो आकार होता है वो कम होता जाएगा। जैसे कम होता जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो आपका आकार होगा परमाणु का, यानी कि साइज जो होगी वो उसके विपरीत क्रमानुपाती होती है, यानी कि वो घट रही है। तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? विपरीत क्रमानुपाती होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। अगर साइज घट रही है ना, तो यहाँ पर परमाणु पूरा एक प्रकार से छोटा हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण से परमाणु का आकार छोटा हो गया। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, कौन सा? परिरक्षण प्रभाव का। तो मैं इसको यहाँ पर अलग से कर देता हूँ। अब इसमें भी ऐसा ही समझिए, यहाँ पर है आपका नाभिक। मैं अब सिंपली प्लस ही बना रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वो न्यूट्रॉन है, तो इसलिए मैं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव बना देता हूँ प्रोटॉन के लिए। ये नाभिक आपका, और ये है आधा आधा कोश बना देता हूँ मैं। ये है आपका आंतरिक कोश, ये है आपका बाह्यतम कोश, सबसे बाह्यतम कोश। देखो, मैंने इस प्रकार से साइकिल नहीं बनाई है, सिंपली केवल आधा बनाया क्योंकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पर है आपका नाभिक, ये आंतरिक कोश है, ये बाह्यतम कोश है। यहाँ पर बीच में कोश होते हैं लेकिन मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आपको समझने में परेशानी हो सकती है। तो ये है आपका नाभिक। क्या है? नाभिक। ये है आपका आंतरिक कोश। कौन सा कोश? आंतरिक कोश। ये है आपका बाह्यतम कोश। कौन सा कोश है? बाह्यतम कोश। अब देखिए, आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर आंतरिक कोश में मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट है केवल बाह्यतम से मतलब बाह्यतम होता है उस पर निर्भर करता है प्रभावी नाभिक के आवेश के लिए। अब यहाँ पर आंतरिक कोश पर निर्भर करेगा किसमें? परिरक्षण प्रभाव में। देखिए आप जानते हैं प्रभावी नाभिक की आवेश से क्या जानते हैं कि बाह्यतम कोश होता है उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या होते हैं? आकर्षण होता है। उनका क्या होता है? आकर्षण होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आकर्षण हो रहा है ये। तो यहाँ पर जो अंदर वाले कोश होते हैं उनको भी नाभिक आकर्षण करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा ना। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ में अंदर वाले कोश को भी आकर्षण करता है। लेकिन एक फंडा और है क्या कि देखिए ये तो है नेगेटिव मतलब माइनस, ये है माइनस, इसको प्लस आकर्षण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइनस है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आपका माइनस है। माइनस और माइनस के मध्य में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो देखो अगर कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? आकर्षण। क्या हो रहा है? आकर्षण। अब और भी कोश बढ़ते जाएंगे आगे, और भी कोश बढ़ते जाएंगे तो इतना ज़्यादा क्या होगा? वापस प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। अब प्रतिकर्षण होगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच के रखना चाहता है, लेकिन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, मतलब उसका खिंचाव कम करते हैं नाभिक का। अब जिसके कारण से क्या हो जाता है? परमाणु आकार में वृद्धि हो जाती है। समझ रहे ना बात को? जैसे जैसे मैं कहूँगा आपको कि परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा, मतलब इसको पूरे को अपन परिरक्षण प्रभाव कह सकते हैं। अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण करता है, लेकिन नाभिक क्या करता है? उन आंतरिक और बाह्यतम दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षण करना चाहता है। तो दोनों प्रतिकर्षण प्लस आकर्षण दोनों क्रिया होती है, उस क्रिया को अपन क्या कह सकते हैं? परिरक्षण प्रभाव। अब देखो यहाँ पर आपका आ रहा है परि का मतलब होता है चारों, रक्षण मतलब रक्षा करना। तो परि का मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रक्षा करना। कौन रक्षा कर रहा है? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन रक्षा कर रहे हैं नाभिक के आकर्षण का। नाभिक आकर्षण कर रहा है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, उसको रक्षा कौन कर रहे हैं? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। परिरक्षण प्रभाव आवरण मतलब एक आवरण के रूप में काम कर रहे हैं। कौन? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। समझे ना हमारी बात को? अब देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे जैसे देखो यहाँ पर इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। किसको? तो यहाँ पर आवरण प्रभाव को। तो मैं सिग्मा होता है इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है मतलब एक बात में कहा जाए तो प्रतिकर्षण बढ़ता है, आकर्षण की तुलना में प्रतिकर्षण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण ज़्यादा होगा तो वो तो आपका कहलाएगा क्या? प्रभावी नाभिक की आवेश। तो प्रतिकर्षण बढ़ रहा है मतलब सिग्मा बढ़ रहा है। तो सिग्मा बढ़ रहा है, जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा प्रतिकर्षण तो धक्का दे दे के क्या हो जाएंगे? वो आकार बढ़ा लेंगे, परमाणु आकार बढ़ा लेगा। तो यहाँ पर साइज होता है वो जब सिग्मा बढ़ता है उसके साथ में साइज भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा जो होता है वो साइज के समानुपाती, लेकिन जेड इफेक्टिव जो होता है वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे मेरी बात को? तो ये आपका है क्या? ये आपका कहलाता है आवरण प्रभाव। इसको कहते हैं आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, या इसको इंग्लिश में कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रैनिंग इफेक्ट। अब देखिए डेफिनेशन। मध्यवर्ती कोश मतलब बीच वाले कोश या आंतरिक कोश है ना। मध्यवर्ती कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर डाला गया वह प्रतिकर्षी प्रभाव। तो जो आंतरिक कोश या मध्यवर्ती, देखो बीच में मैंने नहीं बनाया कोश को कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मध्यवर्ती कोश कहोगे तो भी, आंतरिक कोश के कहोगे तो भी, वो क्या करते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर डाला गया प्रतिकर्षी प्रभाव जिससे नाभिक का जो आकर्षण होता है उसका कम अनुभव होता है। मतलब ये जो आकर्षण हो रहा है उनको किसको कम लगेगा? किसको लगेगा? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को कम अनुभव होगा, है ना, कम महसूस होगा। तो इस क्रिया को अपन क्या कह सकते हैं? सिग्मा यानी कि परिरक्षण प्रभाव, या फिर क्या कह सकते हैं? शेल्डिंग इफेक्ट, स्क्रैनिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव। तीसरा पॉइंट है आपका आयनन एंथैल्पी, या फिर कह सकते हैं आयनन ऊर्जा।
इसको आयनिसेशन एंथैल्पी या आयनिसेशन एनर्जी कह सकते हैं, आईपी या फिर आईई कह सकते हैं। देखो आईपी का मतलब होता है आयनिसेशन पोटेंशियल, आयनन पोटेंशियल, है ना। जैसे कि यहाँ पर है आयनन विभव, विभव का मतलब पोटेंशियल, आईपी, है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो आयनन एंथैल्पी जब भी बात आएगी तो क्या होता है कि अगर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ तो मुझे इसको निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके बाहर निकलेगा। तो कह सकता हूँ कि बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी। क्या कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी। समझे बात को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों को मैं एक साथ समझाता हूँ, है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब इसका शॉर्टकट में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है इसका शॉर्टकट क्या हो जाता है, शॉर्टकट हो जाता है उसका ई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका शॉर्टकट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA, है ना। अब देखिए सबसे पहले अपन समझेंगे आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी, उसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। देखिए किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ढीला बंधा होता है। एक बात ध्यान रखिए, जो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो ढीला बंधा होता है। अब ढीला बंधा होता है तो उसको निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है, आवश्यक ऊर्जा होती है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो इसकी इकाई होती है वो है किलो जूल प्रति मोल। कौन सी है, किलो जूल प्रति मोल। देखो किलो जूल प्रति मोल, तो ये इसकी क्या हो जाती है, इकाई। अब आयनन एंथैल्पी को समझते हैं। यहाँ पर आयनन एनर्जी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसमें आप देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या मिल जाती है 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाती है आपको 11, कितनी मिल जाती है, 11, और न्यूट्रॉन की संख्या भी आपको क्या मिल जाती है, 11। अब यहाँ पर इसमें अपन क्या करते हैं, आयनन एंथैल्पी लगाते हैं, यानी कि आईपी लगाते हैं, आयनन ऊर्जा देते हैं, आईई या फिर इसको कहते हैं आईपी, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी अपन देते हैं। तो बाह्यतम कोश में जो सबसे ढीला बंधा होता है इलेक्ट्रॉन, किसका, सोडियम का, वो निकल जाता है। तो यहाँ पर सोडियम प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये बन गया आपका सोडियम आयन। अब इसे आप देखना चाहते हैं तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर आवेश देखना पड़ेगा या आयन देखना पड़ेगा। तो धनावेश है, धनावेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, अर्थात पहले 11 था, अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे 11 ही रहेगी। अब यहाँ पर समझिए कि सोडियम में सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन था, उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा अपने लगाई आईपी, उसी को अपन कहते हैं आयनन एंथैल्पी। अब एक समस्या है, क्या समस्या, कि भाई साहब यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला क्यों, इलेक्ट्रॉन निकाला क्यों। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, कौन सी गैसें, अक्रिय गैसें जो होती हैं, कौन कौन सी अक्रिय गैसें हो सकती है, तो हेनी आर्गन, हेनी आर्गन कर 0 रन, हेनी आर्गन कर 0 रन, ये होते हैं आपकी अक्रिय गैसें। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखना चाहते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास या बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे भरे होते हैं, और पूरे भरे होने के कारण से ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। अब कोई भी तत्व है आवर्त सारणी में, है ना, वो क्या करना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। क्या होना चाहता है, अस्थाई। अब आप देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम किसकी तरह बन गया, सोडियम अब 10 वाला परमाणु क्रमांक, मतलब कौन सा, नियोन के समान बन गया, नियोन के समान बन गया, अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने लग गया। अब इसके परमाणु क्रमांक के बराबर हो गया तो अस्थाई हो गया, सोडियम Na प्लस आयन होता है वो।
इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को अपन क्या कह सकते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में से सबसे ढीला बंधा है, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसको अपन कह सकते हैं आयनन एंथैल्पी। इसका जो इकाई होती है किलो जूल प्रति मोल होती है। अब अपन समझते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब आपने देखा कि परमाणु होता है, तत्व होता है, वो अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालता है। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और कुछ कमी हो रही है उसमें अस्थायी होने के लिए, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तब ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब इसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पर एक्स कोई परमाणु है, एक्स कोई परमाणु है, ये एक्स नामक परमाणु है, गैसीय अवस्था में है। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस, ये जो होता है वो माइनस वाला आयन बन गया, और यहाँ पर आपका निकल जाती है बाहर, जो कि कौन सी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या ई ए। तो मैं कह सकता हूँ उसको ई ए होती है, वो बाहर निकलती है ना। तो यहाँ पर जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी उसी को अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसमें प्रोटॉन भी कितने आपके 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने 17, और न्यूट्रॉन भी कितने आपके 17। एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस कर दिया, सॉरी यहाँ पर Cl है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे अपन। अब क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बाह्यतम कोश में आप इलेक्ट्रॉन देखना चाहेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अस्थायी होने के लिए, इनकी तरह बनने के लिए। मतलब ये जो क्लोरीन होता है वो आर्गन की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, आर्गन की तरह। अब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा, यहाँ पर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा, ये गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में। और यहाँ पर आपकी जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जितनी भी ये बाहर निकलेगी, वो आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, क्या हुआ है, माइनस नहीं करना, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे 17, अब कितने, एक जोड़ गया तो 18 हो गए। अब न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन है 17। अब 18 हैं तो 18 किसके बराबर होगा, आर्गन के बराबर। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो उसकी तरह व्यवहार करेगा, अस्थायी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से जो ऊर्जा निकलती है बाहर, ये वाली, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने से मुक्त ऊर्जा को EgE यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसकी इकाई है किलो जूल प्रति मोल। देखिए बाह्यतम कोश में क्यों इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है वो बाह्यतम कोश में ही जोड़ा जाता है। क्योंकि बाह्यतम कोश में या तो कमी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, या फिर वृद्धि हो सकती है। वृद्धि होगी तो बाह्यतम कोश से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कमी होगी तो बाह्यतम कोश में जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार से परमाणु अस्थायी हो जाते हैं, जो अक्रिय गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। आई होप को सारा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।